My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. Dear friends and dear students, today in this video we will discuss about the women's education in Vedic period or women's education in Vedic era. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा या वैदिक काल में नारियों की शिक्षा की क्या स्थिति थी या स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी, नारी शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान थे वैदिक काल में, इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्त्रियों की स्थिति वैदिक काल में कैसी थी। यदि हम लोग वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में स्त्री का जो स्थान था अपने आप में बहुत ही उच्च स्थान था, सम्मानीय स्थान था, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि स्त्री जात जो होती है वो पुरुष जात का पूरक होती है। ऐसा माना जाता है कि बिना स्त्री जात के पुरुष जात का कोई भी कार्य जो है संपन्न नहीं हो सकता है। पुरुष जो है वो स्त्री के बिना अधूरा है। इसीलिए हमारे वेदों में भी कहा गया है कि जो स्त्री होती है वो अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी का अर्थ आप समझ ही रहे हैं कि आधा अंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो वैदिक काल में पत्नी को या वाइफ को अर्धांगिनी से संबोधित किया जाता था। कहने का अभिप्राय यह है कि जो वाइफ होती थी, पत्नी होती थी, वो पुरुष का आधा अंग कहा जा सकता है कि आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री मिल करके एक दोनों के पूरक दोनों होते थे। इसलिए जो है पत्नी को अर्धांगिनी से भी संबोधित किया गया था। तो इससे हमें कह सकते हैं कि वैदिक काल में या वैदिक इरा में स्त्री का बहुत ही अधिक सम्मान था, उसका बहुत ही अधिक उच्च स्थान था। पत्नी को पुरुष के ज्ञान, बल तथा जीवन की क्रियाओं का साझीदार माना जाता था। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि पत्नी जो होती थी वो अर्धांगिनी होती थी और बिना पत्नी के पति का कोई भी कार्य जो होता था वो कंप्लीट या पूरा नहीं माना जाता था। कोई भी जो है वैदिक कार्य या आध्यात्मिक कार्य या पूजा पाठ जो है सिर्फ पुरुष जो है बिना अपनी पत्नी के लिए उसके साथ नहीं कर सकता था, वो अधूरा माना जाता था। पत्नी को या वाइफ को पुरुष के ज्ञान, पुरुष के बल और पुरुष की जीवन की क्रियाओं का साझीदार माना जाता था। अर्थात उसके ज्ञान, बल और जीवन में हमेशा उसकी जो पत्नी होती है वो साझीदार होती थी। इसीलिए वैदिक काल की जब हम लोग बात करते हैं तो वैदिक काल में नारी की शिक्षा को भी पर्याप्त महत्व दिया गया था। जब हम सभी लोग प्रारंभिक वैदिक काल की बात करते हैं या पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा के लिए नारियों की शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया था। ध्यान दीजिए, ये कब की बात हो रही है? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। जैसा कि प्रारंभिक वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में पुरुषों को जितना अधिकार था शिक्षा ग्रहण करने का, एजुकेशन ग्रहण करने का, उतना ही अधिकार स्त्रियों को भी था। तो पूर्व वैदिक काल में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। और इसीलिए पूर्व वैदिक काल में यदि देखा जाए तो पुरुषों या बालकों के लिए एजुकेशन की जो व्यवस्था थी, शिक्षा की जो व्यवस्था थी, वही व्यवस्था जो है लड़कियों के लिए भी थी। लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि जो उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार जो है गुरुकुल में प्रवेश के लिए अनिवार्य होता था और उपनयन संस्कार के उपरांत ही गुरुकुल में प्रवेश होता था। तो जैसे लड़कों का उपनयन संस्कार होता था, उसी तरह जो बालिकाएं एजुकेशन या शिक्षा ग्रहण करना चाहती थीं, उनका भी उपनयन संस्कार किया जाता था। जिस तरह से बालक जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, उसी तरह लड़कियां भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं। तो बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। बालिकाएं भी जो होती थीं वो ब्रह्मचर्य का
पालन किया करती थीं। अर्थात जो नियम, जो कानून बालकों के लिए थी, जो सुविधाएं बालकों के लिए थी, वही सुविधाएं जो है लड़कियों के लिए भी थी। जो नियम या उपनयन संस्कार और ब्रह्मचर्य का पालन करने का जो नियम बालकों के लिए, लड़कों के लिए था, वही नियम लड़कियों के लिए भी था। पूर्व वैदिक काल की हम लोग बात करें तो पूर्व वैदिक काल में नारियों को वेदों का अध्ययन करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता थी। अर्थात नारी या स्त्री जाति या बालिकाएं जो है वे वेदों का भी अध्ययन करती थी, वेदों का अध्ययन करती थी और पुरुषों के साथ वे यज्ञ में भाग भी लेती थी। जैसा कि हम लोग प्रारंभ में भी चर्चा किया कि यदि पति पत्नी की बात करें तो कोई भी यज्ञ या कोई भी आध्यात्मिक कार्य, धार्मिक कार्य जो है किसी भी पुरुष का बिना उसके पत्नी के संपूर्ण नहीं माना जाता था, कंप्लीट नहीं माना जाता था। तो पूर्व वैदिक काल में नारियों को वेदों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता थी और वे पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं और साथ ही साथ वे शास्त्रार्थ भी करती थीं। अर्थात वेदों का अध्ययन करने की छूट थी बालिकाओं को, पुरुषों के साथ यज्ञ में भागीदारी करने की छूट थी और उसके साथ साथ शास्त्रार्थ करने की भी छूट बालिकाओं को हुआ करती थी वैदिक काल में। वैदिक काल में स्त्रियों को धर्म, साहित्य के साथ साथ गायन, नृत्य, संगीत, काव्य रचना तथा वाद विवाद की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में बालिकाओं को धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी, वैदिक साहित्य की शिक्षा प्रदान की जाती थी और धर्म और वैदिक साहित्य के अलावा गायन की शिक्षा, नृत्य की शिक्षा, म्यूजिक या संगीत की शिक्षा, काव्य रचना और वाद विवाद की भी शिक्षा बालिकाओं को उपलब्ध थी या बालिकाओं को या स्त्रियों को प्रदान की जाती थी। अब बात आती है कि जो बालिकाएं होती थी वे शिक्षा कहाँ पर ग्रहण करती थी। तो बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए, जैसा कि हम लोगों ने इस प्रारंभ में पढ़ा भी था कि वैदिक काल में जो प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा हुआ करती थी वो घर में ही हुआ करती थी। तो उसी तरह से बालिकाओं के लिए जो शिक्षा का प्रावधान था वहाँ पे अधिकांश बालिकाओं के माता पिता या बालिकाओं के बड़े भाई बहन या कुल पुरोहित लड़कियों को यह शिक्षा घर पर ही देते थे। देखिए, ध्यान दीजिए कि शिक्षा कौन देता था, उसके पेरेंट्स या उसके मदर फादर या माता पिता बालिकाओं को शिक्षा देते थे या उसके जो बड़े भाई बहन जो शिक्षित हुआ करते थे वे स्त्रियों को या बालिकाओं को शिक्षा दिया करते थे या कुल पुरोहित जो होते थे वे घर पर आकर के बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने का काम करते थे। और ये जो शिक्षा या एजुकेशन वो लड़कियों को कहाँ मिलता था, बालिकाओं को उनके घर पर ही एजुकेशन माता पिता, बड़े भाई बहन या कुल पुरोहित के द्वारा प्रदान किया जाता था। यदि हम कोई एजुकेशन की बात करते हैं, सहशिक्षा की बात करते हैं, तो उस समय सहशिक्षा का प्रचलन नहीं था, परंतु सहशिक्षा वर्जित भी नहीं था। कहने का अभिप्राय है कि कोई एजुकेशन बहुत अधिक प्रचलित नहीं था, लेकिन पूरी तरह से इस पर कोई बैन भी नहीं था, कोई पाबंदी भी नहीं थी कि सहशिक्षा नहीं हो सकता है, क्योंकि बालिकाओं के लिए अलग से कोई गुरुकुल की व्यवस्था नहीं होती थी। जो बालिकाएं एजुकेशन लेना चाहती थी वे गुरुकुल में उनका प्रवेश होता था, उपनयन संस्कार होता था और गुरुकुल में प्रवेश लेकर के वे एजुकेशन ग्रहण किया करती थी। तो जब गुरुकुल में उनका प्रवेश होता था वहाँ पे बालक भी होते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सहशिक्षा पूरी तरह से वर्जित नहीं थी। तो सहशिक्षा वर्जित नहीं थी, लेकिन यह आम भी नहीं था, इसका प्रचलन बहुत अधिक नहीं था। बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की कोई भी व्यवस्था नहीं थी तथा सहशिक्षा कुछ सीमा तक प्रचलित थी। चूंकि बालिकाओं के लिए या लड़कियों के लिए पृथक से अलग से गुरुकुल की या विद्यालयों की व्यवस्था उस समय में नहीं थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि सहशिक्षा पूरी तरह से बैन नहीं थी, उस पर कोई पूरी तरह से पाबंदी नहीं थी, बल्कि सहशिक्षा जो है या को एजुकेशन जो है कुछ सीमा तक वैदिक काल में प्रचलित रही थी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी है, कुछ उदाहरण भी है, जैसा कि हम लोग जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें भी हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में उत्तर रामचरित्र में, अर्थात उत्तर रामचरित्र में आत्रेय ने लव और कुश के साथ वाल्मीकि आश्रम में वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी। इसका उल्लेख हम लोगों को मिलता है, तो उत्तर रामचरित्र में यह उल्लेख मिल जाएगा कि आत्रेयी जो थी, जो विदुषी महिला थी, तो आत्रेयी ने लव और कुश के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी। चूंकि आत्रेयी ने लव और कुश के साथ शिक्षा ग्रहण की थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक सह शिक्षा का या को एजुकेशन का उदाहरण है। उपनिषद में भी उल्लेख है कि विदेह
जो कि आधुनिक में बिहार में है, विदेह के राजा जनक के दरबार में गार्गी ने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। तो गार्गी कौन थी? गार्गी एक विदुषी महिला थी वैदिक काल की। तो यहाँ कहने का अभिप्राय बस यही है कि उस समय बालिकाओं को भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता था। बालिकाएं भी जो है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा भी ग्रहण करती थी। और उसका एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि गार्गी ने जो है वो याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न जो है कि किसने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, यह प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर वैदिक काल में जो विदुषी महिलाएं हुआ करती थीं, जो विदुषी सुयोग्य महिलाएं हुआ करती थी, उनको ब्रह्मवादिनी के नाम से जाना जाता है या उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी के अलावा जो विष्णु महिलाएं होती थी उसमें से कुछ को मंत्रविद कहा जाता था और कुछ को पंडित भी कहा जाता था। तो इस तरह से जो विदुषी या सुयोग्य महिलाएं होती थी उनको ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता था, कुछ को मंत्रविद कहा जाता था और कुछ को पंडित कह करके संबोधित किया जाता था। इसका यदि हम लोग उदाहरण देखना चाहें तो रामायण में कौशल्या और तारा को मंत्रविद कहा गया है तथा महाभारत में द्रौपदी को पंडित कहा गया है। तो ध्यान दीजिए, रामायण जो हमारा धर्म ग्रंथ है, रामायण में कौशल्या और तारा को मंत्रविद के नाम से संबोधित किया गया है, मंत्रविद कहा गया है। महाभारत में द्रौपदी को पंडित कह करके संबोधित किया गया है, उनको पंडित कहा गया है। तो इस तरह से जो वैदिक काल में जो विदुषी महिलाएं हुआ करती थी उनको या तो ब्रह्मवादिनी कहते थे या मंत्रविद कहते थे या पंडित कह करके संबोधित किया जाता था। वैदिक काल की कुछ विदुषी स्त्रियों के बारे में हम लोगों को जान लेना चाहिए कि उस समय की प्रमुख विदुषी स्त्रियां कौन कौन थीं, जिनका नाम अभी भी हम लोग सम्मान के साथ लेते हैं। तो उनमें जो है जो प्रमुख नाम है वो है गार्गी, ध्यान दीजिए, गार्गी, घोषा, मैत्रेयी, अपाला, अदिति, देवयानी, विश्वारा, शकुंतला, अनसुईया आदि। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो कि वैदिक काल में विदुषी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी या जो वैदिक काल की प्रमुख विदुषियाँ थीं उन विदुषियों में गार्गी जी का नाम, घोषा जी का नाम, मैत्रेयी, अपाला, अदिति, देवयानी, विश्वारा, शकुंतला, अनसुईया आदि का नाम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग अध्ययन अवधि की बात करते हैं कि उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी क्या होता था, तो अध्ययन अवधि में वैदिक काल में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले तक लड़कियां अध्ययन करती थीं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बालिकाओं के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही होती थी, माता पिता के द्वारा या कुल पुरोहित के द्वारा या बड़े भाई बहन के द्वारा, तो वैदिक काल में बालिकाएं या स्त्रियां तब तक पढ़ती थी जब तक कि उनका शादी या विवाह नहीं हो जाता था। कहने का प्राय है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व तक, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले तक लड़कियां अध्ययन करती थीं और जब वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाती थी फिर लड़कियों को अध्ययन करने का जो उनका अवसर होता था वो खत्म हो जाता था। तो सीधे सीधे कहने का प्राय है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व तक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण किया करती थीं। उत्तर वैदिक काल में वर्णानुसार शिक्षा प्रदान करने के कारण शूद्र तथा शूद्र वर्ण की स्त्रियों को तो उच्च शिक्षा से के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ध्यान दीजिए कि जब हम लोग पूर्व वैदिक काल में की बात करते हैं, पूर्व वैदिक काल में देखते हैं कि स्त्रियों को अवसर मिला था, स्त्रियों और बालिकाओं को समान अवसर थे। लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ता गया और उत्तर वैदिक काल में जो एजुकेशन था, जो शिक्षा था, वो पूरी तरह से वर्णानुसार हो गया है, वर्ण आधारित हो गया। कुछ विशेष वर्ण दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को जो है ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, शूद्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो वर्णानुसार शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था के कारण शूद्र वर्ण की स्त्रियों को तो उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित ही कर दिया गया था। अधिकांश अर्थात जो पूरी शूद्र वर्ण के चाहे बालक हों चाहे बालिकाएं हों, पुरुष हो या स्त्री हो, सभी के लिए शिक्षा के द्वार वैदिक काल में बंद थे। अर्थात शूद्र वर्ण के चाहे बालक हों चाहे बालिकाएं हों, सभी जो है शिक्षा से वंचित रहते थे। परंतु शूद्र वर्ण के बालिकाओं के अलावा या शूद्र वर्ण की स्त्रियों के अलावा सामान्य परिवार की जो बच्चियां थीं वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थीं। अर्थात शूद्र वर्ण में तो बालक और बालिका सभी के लिए जो है शिक्षा के दरवाजे बंद थे, लेकिन सामान्य परिवारों की बच्चियां भी जो हायर एजुकेशन है उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी। उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि बालिकाओं की जल्द ही मैरिज हो जाती थी, शादी हो जाती थी।
हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा की बात करें तो वैदिक काल में हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा केवल कुलीन परिवारों की बालिकाएं ही प्राप्त कर पाती थीं। ऐसे परिवार जो सम्मानी हुआ करते थे, जो कुलीन हुआ करते थे, जो धनवान व्यक्ति हुआ करते थे उस समय के, तो उन कुलीन परिवारों की जो बालिकाएं होती थी उन्हीं को सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त होती थी, अर्थात वे ही सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती। जो सामान्य परिवारों की बालिकाओं या स्त्रियों के लिए जो उच्च शिक्षा थे वो तब तक थे जब तक कि वे अपना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करती हैं, अर्थात जब तक उनकी विवाह या शादी नहीं होता। जैसे विवाह या शादी हो जाता था तो उनकी जो एजुकेशन होती थी वहीं पे बंद हो जाती थी या समाप्त हो जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, बालिकाओं और स्त्रियों को 200 ईसा पूर्व तक शिक्षा की सभी सुविधाएं प्राप्त थीं, पर उसके बाद उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिससे उनकी शिक्षा अवरुद्ध हो गई। ध्यान दीजिए कि 200 ईसा पूर्व तक, अर्थात 200 ईसा पूर्व के समय तक जो है बालिकाओं को या स्त्रियों को एजुकेशन या शिक्षा प्राप्त करने की सभी सुविधाएं प्राप्त थीं, पर उसके बाद उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थात जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आने लगा या जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो बालिकाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगना प्रारंभ हो गया। परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जो बालिकाएं या स्त्रियां होती थीं उस समय उनकी शिक्षा अवरुद्ध हो गई, वे शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकी या उनका शिक्षा जो है पूरी नहीं हो पाया। एजुकेशन के संबंध में ही, बालिकाओं के एजुकेशन के संबंध में ही डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर जी का एक स्टेटमेंट है कि धर्मशास्त्र युग दैट इज 200 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, या इसको हम लोग उल्टा कर सकते हैं कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व में बालिकाओं के लिए विवाह की आयु को कम करके 12 वर्ष तक कर दिया गया और स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन को निषेध कर दिया गया। इनसे उनकी शिक्षा को प्रबल आघात पहुंचा। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर साहब का स्टेटमेंट है, इनके अनुसार जो धर्मशास्त्र युग अर्थात 500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व का समय जो रहा उस समय को हम लोग धर्मशास्त्र युग कह रहे हैं। और इस युग में बालिकाओं के लिए जो मैरिज या विवाह की आयु थी उसको कम करके कितना कर दिया गया? ओनली 12 ईयर्स, सिर्फ 12 वर्ष की आयु या 12 वर्ष की उम्र में बालिकाओं की का विवाह कर दिया जाता था। तो बालिकाओं के लिए विवाह की आयु को कम करके 12 वर्ष कर दिया गया और इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जो बालिकाएं थी वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकी। उनकी जो एजुकेशन होती थी, शिक्षा होती थी, वे जो है 12 वर्ष तक उनकी आयु होते होते ही उनकी एजुकेशन समाप्त हो जाती थी, बंद हो जाती थी, क्योंकि तब उनका विवाह हो जाता था। तो विवाह की आयु को कम करके 12 वर्ष तक कर दिया गया और स्त्रियों के लिए वेद अध्ययन को निषेध कर दिया गया। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पूर्व वैदिक काल में बालिकाएं वेदों का अध्ययन करती थीं, स्त्रियां वेदों का अध्ययन करती थीं, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की बात आती है तो उत्तर वैदिक काल में बालिकाओं की जो मैरिज या शादी की उम्र थी उसको भी कम कर दिया गया। बालिकाओं या स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन को भी निषेध कर दिया गया, जिससे जो है बालिकाओं की शिक्षा पर प्रबल आघात पहुंचा। प्रबल आघात पहुंचा अर्थात जो बालिकाओं की शिक्षा थी वह अवरुद्ध हो गई। सामान्य परिवारों की बच्चियां या सामान्य परिवारों की बालिकाएं, स्त्रियां शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएं, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएं, क्योंकि उनकी अर्ली मैरिज हो जाती थी, जल्दी विवाह हो जाता था। और साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में बालिकाओं के लिए वेद अध्ययन को भी निषेध कर दिया गया था। इस तरह से हम लोग देखें तो पूरे वैदिक काल में जो विमेंस एजुकेशन थी, स्त्री शिक्षा थी, वो बहुत ही लिमिटेड रही है, बहुत ही सीमित रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों का तो बहुत अधिक महत्व था। स्त्रियों के बिना कोई भी यज्ञ या हवन कंप्लीट नहीं होता था। जब तक पति पत्नी दोनों एक साथ कोई यज्ञ, हवन या धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते थे तब तक उसको कंप्लीट नहीं माना जाता था। अर्थात पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों का बहुत ही अधिक महत्व हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और उत्तर वैदिक काल की हम लोग बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो वेदों का अध्ययन करने के लिए निषेध कर दिया गया, वेदों का अध्ययन करने से बालिकाओं को रोक दिया गया और साथ ही साथ बालिकाओं के जो विवाह की उम्र थी, शादी की उम्र थी, उसको भी घटा करके मात्र 12 साल कर दिया गया। इससे जो है बालिकाओं की शिक्षा बहुत अधिक प्रभावित हुई और एक शब्द यदि कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पूरे वैदिक काल में स्त्री शिक्षा बहुत ही लिमिटेड रही है, स्त्री शिक्षा बहुत ही सीमित रही है। और यह भी कहा जाता है या कहा जा सकता है कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा पूरी तरह से उपेक्षित ही रही थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए
स्त्री शिक्षा या विमेंस एजुकेशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि वैदिक काल में या वैदिक इरा में स्त्री शिक्षा पूरी तरह से उपेक्षित रही है, एक प्रकार से उपेक्षित रही है, या स्त्री शिक्षा बहुत ही अधिक सीमित रही है, क्योंकि बालिकाओं की या स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। अगर हम लोग गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल में जो है बालकों के साथ उनको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो शादी की उम्र, विवाह की उम्र घटा दी गई, वेदों के अध्ययन पर पाबंदी लगा दी गई, और साथ ही साथ जो सामान्य परिवार की बच्चियां या बालिकाएं, स्त्रियां होती थी, उनकी शिक्षा पर कोई व्यवस्था या कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ धनाढ़ या अमीर या कुलीन परिवारों की जो बालिकाएं होती थी, उन्हीं को एजुकेशन या शिक्षा की प्राप्ति हो पाती थी, और वह शिक्षा भी घर पर हुआ करती थी। वह शिक्षा उनके माता पिता, बड़े भाई बहन या कुल पुरोहित जो होते थे, वे घर पर आकर के बालिकाओं को या स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करते थे। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की बात करें तो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी, अर्थात बालिकाओं के लिए अलग से कोई गुरुकुल नहीं हुआ करता था। जो बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करना चाहती थी, वे उसी गुरुकुल में जिसमें बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे होते थे, उसी में जाकर के वे शिक्षा अपना ग्रहण करती थीं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा किया कि वैदिक काल में या वैदिक इरा में महिलाओं या स्त्रियों की शिक्षा की क्या स्थिति रही, उसके लिए क्या क्या प्रबंध थे और कहाँ-कहाँ पर रोक लगा, क्या कारण थे जिसके कारण जो है वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा बहुत ही अधिक जो है विकसित नहीं हो पाई, या बालिकाएं या स्त्रियां जो है शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई। वे कौन कौन से कारण थे? उन प्रमुख कारणों में आया कि पूर्व वैदिक काल में तो उनको छूट थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रतिबंध बढ़ते गए। वेदों का अध्ययन करने पर बालिकाओं के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, और साथ ही साथ बालिकाओं के लिए जो विवाह की उम्र थी, जो शादी की उम्र थी, उसको भी घटा दिया गया। और जैसे विवाह या शादी हो जाती थी, जैसे बालिकाएं गृहस्थ में प्रवेश कर जाती थी, तो वैसे ही उनका एजुकेशन समाप्त समझा जाता था। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे भाई और बहनों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, बहुमूल्य सुझाव होंगे, उन रिकमेंडेशंस या उन सुझावों पे, उन सजेशंस पर हम उसका अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी कोर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट वीडियोज जो है, उन वीडियोज को सर्च कर पाएँ आसानी से। प्ले लिस्ट में जा करके अपने इंटरेस्ट या अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को सर्च करके देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना हुआ है, लाल है, रेड, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे, उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।